वर्ल्ड कप एशिया एपी क्वालिफायर में सुपर 6 की शुरुआत हो चुकी है और शुरुआत जो है वो इस मैच से नहीं, पहले मैच जिनसे हुई ओमान वर्सेस कतर, जहां पर बहुत ही कंफर्टेबल विक्ट्री कहीं ना कहीं ओमान को जीत नसीब हुई। और उस मैच में क्या कुछ घटा, उससे आपसे रिक्वेस्ट है कि उस मैच का एनालिसिस को भी जाकर अभी के भी सुनिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच हो रहा ओमान के लिए और ओवरऑल सुपर 6 के पर्सपेक्टिव से भी उस एनालिसिस को एक बार जरूर सुनिएगा। उसके बाद हुआ यहाँ पर जी हाँ, जिस मैच का सबसे ज्यादा इंतजार था, यूएई वर्सेस नेपाल। जी हाँ, कई सारे मैचेस ये पास हिस्ट्री में दोनों टीमें खेल चुकी हैं, काफी ज्यादा इनके बीच में एक इंटेंस माहौल रहता है और आज भी हो गया था, जब काफी गर्मा गर्मी मैच में हो गई थी, चाहे वो नेपाल की बैटिंग के वक्त हो, यूएई की बैटिंग के वक्त हो, काफी ज्यादा गर्मा गर्मी और गर्मा गर्मी रही, जो कि बिल्कुल होनी चाहिए, एक हद में होनी चाहिए। बहुत बोरिंग क्रिकेट हो जाता है जब आप ये सब चीजें नहीं करते हैं तो। लेकिन इस मैच में हमें काफी कुछ देखने को मिला, एग्रेशन देखने को मिला, कुछ अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली, कुछ क्वालिटी शॉट्स देखने को मिले, कुछ घटिया शॉट देखने को मिले, कुछ बेहतरीन फील्डिंग देखने को मिली, कुछ टॉप बॉलिंग देखने को मिली और कुछ हीरोइक एफर्ट्स भी देखने को मिले। ये सब कुछ और पूरा मसाला और थ्रिलर भी देखने को मिला, क्योंकि एक रन से जाकर नेपाल जीती है। इन सब का पैकेज बना यूएई वर्सेस नेपाल, जो कि अनडाउटेडली इस एशिया एपी क्वालिफायर का अब तक का सबसे बेस्ट मैच था। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। अब तक जितने भी मैच हमने देखे और एनालाइज किए, सबसे बेस्ट मैच रहा है, बहुत काबिल तारीफ मैच रहा है। अगर हम एंटरटेनमेंट के तौर पर देखें, बहुत ही जबरदस्त और आला मैच ये अब तक का रहा है इस एशिया ये। चलिए अब सीधा मैच पे उतरते हैं वापस कि आखिर नेपाल इस मैच को जीतने में कामयाब कैसे रहा और यूएई इस मैच को कैसे गवा बैठा, 140 रन का चेज वो नहीं कर पाया। ये चीज आप एनालिसिस के थ्रू समझते हैं, लेकिन शुरुआत है हमेशा की तरह बेसिक से हमारे फेस बाय फेस। जरूर 1 से 6 ओवर की बात करें तो नेपाल ने 45 रन किए बिना विकेट गवाए, यूएई ने 40 रन किए 1 विकेट गवाकर। पहला फेस रहा नेपाल के नाम और फेवर में गया। और वहीं पर 7 से 15 ओवर की बात करें मिडिल ओवर्स की, तो यहाँ नेपाल ने 52 रन किए 2 विकेट के नुकसान पर और वहीं यूएई ने 55 रन किए 3 विकेट के नुकसान पर। और इस फेस को अगर हम कहें तो शेयर करना चाहिए जरूर, जी हाँ, और शेयर रहेगा ये। वहीं पर डेथ फेस की बात करें, डेथ ओवर्स की 16 से 20 की, तो यहाँ नेपाल ने 43 यानी कि 43 रन किए 4 विकेट के नुकसान पर और वहीं यूएई ने यहाँ 44 रन किए 5 विकेट के नुकसान पर। और ये फेस और मैच भी नेपाल के नाम रहा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से नेपाल इस मैच को जीतने में कामयाब। बिल्कुल सही कहा आपने, 3 में से 2.5 फेस जो है उन्होंने जीते हैं, एक भी फेस यूएई ने इस मैच में नहीं जीता। 140 पे रोकने के बावजूद भी यहाँ पर कहना पड़ेगा कि नेपाल ने जो शेयर जीते हैं, शेयर बाय शेयर 3 में से वो कमाल कर रहा है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे, 2 पहला शेयर उन्होंने जीता, फर्स्ट हाफ जीता, लास्ट हाफ जीता और बीच हाफ में भी बहुत दूरी बनाने दी यूएई को, करीब करीब ही रखा, जिससे वो जो सेशन है वो शेयर हो गया। डॉट बॉल्स की जहां तक बात है, 36 डॉट बॉल्स नेपाल ने यहाँ पर खेली आज के मैच में और यूएई ने 53 डॉट बॉल्स दिए, बहुत ज्यादा। 140 के डिफेंस चेज में आपने लगभग 9 ओवर जो है वो डॉट बॉल से निकाल दिया है, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन बना है, आगे बात जरूर करेंगे। एंड नेपाल की बल्लेबाजी की यहाँ बात करते हैं, शुरुआत काफी बेहतरीन रही। कुशल गुर्जर और आसिफ ने काफी लंबे वक्त बाद एक साथ काफी लंबे वक्त बाद हमें यहाँ पर अच्छी शुरुआत जो है वो टीम को दिलाने में वो कामयाब रहे। अगर हम देखें, और 28 रन कुशल ने किए, थोड़ा स्ट्रगल जरूर कर रहे थे वो, 26 गेंदें उन्होंने ले लिए। आवन कुशल गुर्जर या तो आउट हो जाते हैं या फिर तेज खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी इनिंग काफी अटक सी गई थी। 107 का मैच उनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन फिर भी दोनों ने मिलाकर एक शुरुआत देने में वो कामयाब रहे और पहला पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा। ये अयान एक प्लस पॉइंट रहा इस जोड़ी का, बहुत अच्छा रहा। और ये किसी भी टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जो ओपनर्स हैं, अगर वो पावर प्ले क्रैक कर जाएं, थोड़ा सा डीप चले जाएं, तो टीम को इससे काफी फायदा मिलता है और अगर आने वाले बल्लेबाज इसका फायदा उठा सकते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अगर हम बात करें उसके आने वाले बल्लेबाज इतना ज्यादा फायदा उठा नहीं पाए। जी हाँ, जैसे कल ही हम सुपर 6 के वीडियो में हमने आपके सामने प्रेजेंट किया था, रोहित पुड़ैल, गुलशन झा और संदीप सोरा, ये जो 3 बल्लेबाज हैं, इन्होंने अभी तक इस टूर्नामेंट में हिल्टन डिसअपॉइंट किया है विद द बैट और यही अभी कंटिन्यू रहा। अगर हम कुशन मल्ला और उनकी बात करें, संदीप तो बहुत लास्ट में आए थे, कुशन मल्ला और रोहित पुड़ैल अनफॉर्चुनेटली इन्होंने फिर से एक बार डिसअपॉइंट किया। रोहित ने 19 गेंदों में 20 रन किए, बहुत ही ज्यादा। ये वही सेम लाइन हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, 2 मैचों से चल रहा है। रोहित के लिए डेफिनेटली क्वेश्चन मार्क है, बहुत ज्यादा बार दूसरे बल्लेबाज या दूसरे टीम के जो परफॉर्मेंस है वो उन्हें बचा ले रहा है। जैसे हमने पहले भी कहा आपसे कि उनकी कप्तानी में टीम जीत रही है, इसीलिए वो बने हुए हैं लगातार और उसमें इतनी ज्यादा कोई सोच नहीं रहा। अगर वो कप्तान नहीं होते तो शायद एक आध मैच में बाहर भी बैठना पड़ता था, जैसे कि कई प्लेयरों को हम देख चुके हैं। कुशल मल्ला ने भी एक और अपना जो है इनिंग वेस्ट किया। उसके बाद दीपेंद्र सिंह आर्य कुछ खासा नहीं कर पाए, 1 रन बनाकर वो आउट हो गए। फिर गुलशन झा ने एक थोड़ी बहुत जो कोशिश की, देखिए वो कितने क्रूशियल रन साबित हुए, 5 गेंदों में 14 रन, एंड में वो कितने क्रूशियल साबित हुए। बिल्कुल और बहुत ही अच्छा, वो नीचे आकर कुछ ना कुछ वो जरूर कर रहे हैं इस
पूरे एशिया यूएपी में जी। 20 रन 28 रन की पारी भी उन्होंने एक बार खेली थी। बिल्कुल। आज 14 रन एंड तीन ही बल्लेबाज रन कर रहे हैं नेपाल के लिए, कुशल, आसिफ और गुलशन। जी, जी। बाकी सब आ रहे हैं और जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ आसिफ ने भी काफी अच्छी इनिंग खेली, आज जी। हाफ सेंचुरी लगाई उन्होंने और बहुत अच्छा रहा कि उनकी उनकी इनिंग और साथ ही कुछ बल्लेबाज की यहाँ पार्टनरशिप से टीम 140 तक पहुंचने में कामयाब रही। गुलशन झा ने भी उसमें कंट्रीब्यूट जरूर। बिल्कुल सही कहा आपने। आसिफ को देखकर ऐसा लगता है कि इस मैच में नहीं चले, अब फिर अगले मैच में नहीं चले, अब ये क्या चलेंगे। जिस मैच में सबसे ज्यादा आपको लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा मैच है नेपाल के लिए, ये वहीं चल जाए। आसिफ कई बार ऐसा कर चुके हैं, आप ही जानते हैं। जब लगेगा कि नहीं इनके खिलाफ तो बहुत मुश्किल होगा चलना, यही वही आसिफ वहीं चलते हैं। और देखिए आज उन्होंने शानदार 50 लगा दी और कितना इंपॉर्टेंट रहा उनकी इनिंग, टीम की कितने काम आई। और गुलशन के 14 रन भी बिल्कुल मत भूलिएगा। संदीप ने 4 गेंदों में 4 की और सोमपाल कामी ने भी 6 गेंदों में 6 रन यहाँ पर जोड़े। लेकिन डेफिनेटली डेलीगेट कहेगा 20 से 25 रन नेपाल छोड़कर आया है। इससे बेटर हो सकता था। बल्लेबाजी जो है विकेट पर वो अच्छी हो रही थी, 20 से 25 रन और यहाँ जोड़े जा सकते थे, लेकिन इसका पूरा ब्लेम जो जाएगा वो रोहित पुड़ैल और कुशल मल्ला पे यहाँ पर आप रन पे फोड़ सकते हैं। एंड यूएई की बॉलिंग यूनिट की बात करते हैं, कैसी रही है बॉलिंग। शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया, विकेट्स नहीं निकाल पाए, लेकिन बाद में अच्छी वापसी की, बॉलर्स ने फिर भी एक अच्छे टोटल पर रोका, लेकिन फिर भी आप इनसे और थोड़ा बेटर बॉलिंग की एक्सपेक्ट कर रहे थे। नंबर्स हम ऑलरेडी देख रहे नहीं जरूर बिल्कुल। मोहम्मद माफ कीजिएगा जुनैद सिद्दीकी से और बेटरमेंट की उम्मीद है। अभी आप एशिया कप में जो परफॉर्मेंस करके आए हैं, 4 निकाला था आपने, ये नहीं कह रहे कि आप हर मैच में 5 निकालते रहिए, लेकिन थोड़ा सा और बॉलिंग होती अगर आप और कम रन देते, रन कंसीड करते, थोड़ा प्रेशर और माउंट कर पाते बल्लेबाजों पर, तो शायद आपके बाकी बॉलर्स को इसका फायदा मिल सकता था। भले ही आपको नहीं मिलता, 2-3 विकेट शायद आपको नहीं मिलते, लेकिन इसका फायदा अदर बॉलर को जरूर। बिल्कुल सही कहा। और आप एक्सपीरियंस जो है तो आपको इसका थोड़ा सा और ज्यादा जिम्मा आपके ऊपर हो जाता है कि आप, और इवेंट है तो इवेंट पर एक्सपीरियंस की तरफ सबसे ज्यादा नजर दौड़ती है कि एक्सपीरियंस प्लेयर क्या कर रहे हैं। लेकिन जुनैद सिद्दीकी और से और बेहतर की उम्मीद है, और साथ ही कुछ बॉलर्स का थोड़ा सा और चिपिंग यहाँ जरूरत था, लेकिन स्कोर फिर भी रोका। ऐसा नहीं है कि 170-80 खा गए, जा रहे थे उस, और बॉलर ने खींचा अपनी तरफ और कम में रोकने की कोशिश की, लेकिन शायद और थोड़ा सा गुंजाइश थी, लेकिन फिर भी बॉलर ने अपना ट्राई जरूर किया। बस जुनैद सिद्दीकी को थोड़ा सा और यहाँ पर अपनी तरफ से बकल करना। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं भी अगर आप मुझसे सवाल पूछते कि कौन से बॉलर को आपको पिक करना, मैं भी जुनूनी को पिक करता। जब आप एक्सपीरियंस लेकर आते हैं, आप एक बड़ा इवेंट खेल कर आए हैं, डेफिनेटली इससे बेटर बॉलिंग की आपसे उम्मीद करेगी टीम, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली इस बड़े और इंपॉर्टेंट मैच में वो चीज नहीं कर पाए। चलिए ये बात हो गई बॉलिंग यूनिट की। अब जरा चेस की तरफ यहाँ पर चला जाए। चेस की जहां तक बात करें, यूएई की बल्लेबाजी का अगर आपने एक पैटर्न देखा होगा, सभी जानते हैं अलीशान शराफू और मोहम्मद वसीम दो बहुत इंपॉर्टेंट टीम के लिए प्लेयर हो जाते हैं। लगभग बहुत मेजोरिटी ऑफ मैचेस में इन्हीं का परफॉर्मेंस रहता है जब भी T20 में टीम जो है वो बैटर करती हुई नजर आती है, और आज भी हमें वही देखने को मिला। सबसे बड़ा बात, सबसे बड़ा विकेट जो निकाला वो था मोहम्मद वसीम जो 1 रन बनाकर सीधा हाथों में कैच था बैठे, वहां पर एक बहुत बड़ा झटका टीचे लगा। शुरुआत में पहला ओवर ही खास मेडिन गया था, पहला ओवर ही पूरा मेडिन गया, यानी 19 ओवर में रन बना थे यूएई को 141, क्योंकि पहला ओवर तो पूरा मेडिन चला गया, एक ओवर पूरा वेस्ट चला गया। अब सोचिए आप वो ओवर, एक ओवर मेडिन में कितना खल रहा होगा। यही होता है, छोटी छोटी चीजें कितनी खलती है। अब आप सोचिए उस ओवर में 1-2 रन भी आए होते तो यहाँ पर कुछ गेंदें बच रही होती लास्ट में, और आप शायद मैच जीत जाते। ये होता है, छोटी छोटी चीजें आपको बाद में जाकर याद आती है। अब आप बैठकर डगआउट में सोच रहे होंगे या आउट में बैठ सोच रहे होंगे कि यहाँ वो हो जाता तो ये हो जाता। वो ऐसी 3-4 गलतियां की है यूएई ने इस मैच में, आगे बात करेंगे। उसके बाद यार अलीशान शराफू यहाँ पर आए और आउट एंड आउट, बस इन्हीं के ऊपर पूरा मैच था, वो क्लियरली दिख रहा था। क्लियरली जो यूएई इस मैच में इतना पिछड़ा और इतने लास्ट तक चला गया कि लास्ट में 3 ओवर में 30 रन की जरूरत पड़ गई। वो था यार डॉट बॉल और डॉट। जोनाथन फिगी या कोई बल्लेबाज आ रहे हैं, पूरा प्रेशर अलीशान पे पड़ रहा है क्योंकि बाकी कोई रन कर ही नहीं पा। बिल्कुल, बहुत ही खराब और घटिया अप्रोच था जोनाथन फिगी का। आप कहे राहुल चोपड़ा, कौशिक का बहुत ही खराब अप्रोच रहा है। जब आप देख रहे हैं कि खास करके राहुल चोपड़ा तक, जब तक, क्योंकि राहुल चोपड़ा के बाद तो चले गए थे अलीशान शराफू, ऊपर के बल्लेबाज जो है वो इतना ज्यादा प्रेशर माउंट कर दिया था। मोहम्मद वसीम जैसे विकेट चले गए, या इस आप कहेंगे पिच से बाहर चले गए, वो ग्राउंड से और ज्यादा प्रेशर हुआ। लेकिन डॉट बॉल का जो प्रेशर बना है अलीशान पर, वही असर हुआ कि उन्होंने बस मारने का ही ट्राई किया और कट करने की कोशिश की थी उन्होंने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, लेकिन दीपेंद्र सिंह ऐरी पर बोल्ड हो गए
और जॉनथन फिगी क्लियर दिख रहा था निशित शर्मा जो आउट हुए थे, वो क्लियर दिख रहा था कि वो अब बाउंड्रीज निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि उधर से कोई साथ नहीं दे रहा। बिल्कुल। ना जॉनथन फिगी बाउंड्री लगा रहे हैं, ना राहुल चोपड़ा बाउंड्री लगा रहे हैं, पूरे डॉट 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 जा रहा है, पूरा उन्हीं पे आना ही था। और उन्होंने कई बार जब बाउंड्रीज आ रही थी तब उन्होंने कई बार कोशिश की कि मैं सिंगल लेकर उधर चला जाऊं, लेकिन यहाँ पर हद ही हो गई जब राहुल और जॉनथन फिगी बस डॉट पे डॉट खेल रहे थे। बिल्कुल। और उसके बाद फिर आप देखेंगे जाने के बाद फिर अलीशन का विकेट गिरा, उसके बाद तो और ज्यादा तकलीफ हद ही हो गई। बासिर हमीद जो अच्छा खेल सकते थे, उनको संदीप लामिछाया ने बहुत अच्छा बहुत बड़ा विकेट लिया। ये विकेट जरूर यहाँ पर कहना चाहेगा, मैं आगे बात करूंगा इसके बारे में। बिल्कुल। और फिर दीपेंद्र सिंह ऐरी आए, दो विकेट उन्होंने निकाले, लेकिन ध्रुव पराशर ने कुछ यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ पैदा करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की उन्होंने। अब पूरा अकेले दम पर इस मैच को ले जाने की कोशिश कर रहे थे। वो जब देखा कि और ज्यादा माउंट हुआ था, 3 ओवर में 30 चाहिए थे, वहां से निकाल कर 1 ओवर में 10 लेकर आए, और फिर 3 बॉलों में 3 लेकर आए, लेकिन सारी इनिंग पर उन्होंने पानी फेर दिया। अपनी जो उनका इंटेंट था उस पर भी पूरी तरीके से उन्होंने पानी फेर दिया, जब उन्होंने वो वाहियात शॉट खेल दिया सीधा हाथों में छक्कों के लिए, हीरोगिरी दिखाने के लिए जो वो गए हैं उस शॉट पर, वो वाहियात शॉट है। बिल्कुल सही कहा आपने, घटिया और थर्ड क्लास शॉट है। शायद आप अकेडमी के या क्लब लेवल पर जाकर खेलते हैं, वहां पर कोच को बहुत सारा डांटना चाहिए। जिस तरीके से ध्रुव पराशर ने वो घटिया तरीके से खेला है, 2 रन 1 रन ले सकते थे आप। बिल्कुल सही कहा। देखिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि आप बड़े प्लेयर ऐसे ही नहीं बनते, कभी नहीं बन सकते। आप बड़े प्लेयर ऐसे ही नहीं बनते। बड़े प्लेयर आज आपको एक अच्छा नाम कमाना है, एक बेहतरीन बल्लेबाज, आपको एक भरोसा टीम का जीतना है, आप ऐसे नहीं जीत सकते। ये आपने हीरोइनगिरी कर दी और जीत गए। जब आप लेकर आए इतनी इनिंग, 3 बॉल में 3 रन लेकर आ गए, बाउंड्रीज पे फील्डर ज्यादा आपको दिख रहे हैं कि बाउंड्रीज पर लगाए गए हैं, आपको वहां पर कुछ नहीं करना था, आपको सिर्फ सिंगल निकालने की कोशिश करनी थी, आपको वहां डबल्स के लिए जाना था, सिंगल डबल इसके बारे में सोचना चाहिए था। एक रन कम होते गेम शायद सुपर ओवर तक जाता या शायद आप जीत भी जाते। बहुत बड़ी गलती ध्रुव पराशर ने वहां पर की है। आप जितना भी खींच के लेकर आ गए हो, डेफिनेटली तारीफ नहीं बनती है, कभी तो बिल्कुल तारीफ नहीं करेगा। 18 गेंदों में 32 मार नहीं गए, आप तो टीम को जिताने गए। अगर आप टीम को जिता नहीं पाए फिर आपकी ये इनिंग बेकार है, आप इस टीम को भूल जाइए। ये इवेंट है, ये बायोमेट्रिक सीरीज नहीं है कि आपने कुछ तालियां बटोर ली, वेल प्लेड बॉयज, और निकल ली। नहीं, आप नहीं जिता पाए टीम को, आपके बड़ी जिम्मेदारी थी। 3 गेंदों में 3 रन, आपको वो छक्का मारने के लिए नहीं जाना था। बॉल भी अच्छी खासी आ गई, 10-12 रन नहीं चाहिए, 3 बॉल में 10-12 रन नहीं चाहिए। जब चाहिए थे तो आप गए, हो गया काम। बिल्कुल यही होता है मेंटल प्रेशर, यही होता है वो मोमेंट जब आप गलतियां करते हैं। गेम अवेयरनेस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर होती है, जिसमें ध्रुव पराशर पूरी तरह से फेल साबित हुए। ये एक बहुत बड़ी गलती हुई। उसके बाद अब देखिए यहाँ पर और हीरोगिरी। 3 गेंदों में 3 रन टीम को चाहिए थे, अब वो तो आउट हो गए, फिर बचा 2 गेंदों में 3 रन। फिर जो नए बल्लेबाज आए उन्होंने एक शॉट खेला, बॉल हवा में, हैदर अली थे, उन्होंने शॉट खेला, हवा में गई, नॉन स्ट्राइकर हैंड से, मेरे ख्याल जाहिद अली थे, उन्होंने रन ही नहीं, वापस भेज दिया। वो दुनिया में कोई भी कह सकता है वो इजीली 1 रन तो था ही, वो 1 रन तो, क्योंकि इतनी देर तो बॉल हवा में ही थी। और लास्ट में बल्लेबाज बहुत आगे निकल कर भागते हैं, वो भी वो नहीं थे, बल्ला रखकर बहुत आगे निकल कर भागते हैं, वो 1 रन तो आराम से था, और वो उन्होंने रन नहीं लिया और वो छोड़ दिया, और अब बचा 1 गेंदों में 3 रन। अगर वो रन ले लेते कितने बचते? 2। अगर आप देखें 3 पे 3 चाहिए थे जब वो रन आउट हुए, नहीं आया, 3 पे 3 तब चाहिए थे जब ध्रुव पराशर आउट हो गया, तब 2 पे 3 बचा, तब उसके बाद वो रन लेते 1 पे 2 चाहिए होता, और आप लास्ट बॉल पे सिंगल अगर मिलता, जो कि मिला टीम को मिला, तो मैच सुपर ओवर में चला जाता। फिर क्या पता रिजल्ट क्या होता, आपके पास मौका तो बनता, वहां फिर से गलती कर दी। ये छोटी छोटी चीजें यूएई की ने आज बहुत बड़ा ब्लंडर किया है, और जहां पर इस मैच को वो गवा बैठे। लेकिन ये सब ब्लंडर करने पे मजबूर किसने किया? डेफिनेटली बेकार की बॉलिंग यूनिट थे और उनकी फील्डिंग यूनिट थे। अब सीधा बॉलिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं यार। कमेंटेबल एफर्ट रहा है यहाँ पर नेपाल के बॉलर्स का। उनकी भी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रही है कि बॉलर्स की तरह, लेकिन जो वापसी की वो कमाल की रही है। यहाँ पर दीपेंद्र सिंह ऐरी ने सिंगल हैंडेडली इस मैच को पूरी बदलने की कोशिश की है। 2 उन्होंने जो विकेट लिए जोनाथन फिगी का, वो तो बहुत अच्छा किया यूएई के लिए, लेकिन उसके बाद जो अलीशान का लिया, वहां पर उन्होंने एक बहुत जबरदस्त वापसी टीम कराई, एक रन आउट भी किया, वो भी काबिल तारीफ था। क्या कहेंगे दीपेंद्र सिंह ऐरी के स्पेल के? आउटस्टैंडिंग, उन्होंने लास्ट में 10 रन भी डिफेंड करती है, उन्होंने कमाल का दे रहा है। कैसी बॉलिंग रही है यार, क्या आप मुझे लेंथ वगैरह समझे? जरूर खिंची हुई बॉल रख रहे थे, यॉर्कर मारने का ट्राई कर रहे थे, ये 2 चीजें सबसे ज्यादा दीपेंद्र ट्राई कर रहे थे। एक थोड़ा सा खिंचा हुआ ताकि बल्लेबाज थोड़ा सा या तो स्लॉट के लिए ना जाए, बल्लेबाज अपना पावर लगाए और ज्यादा
ज्यादा पावर की जरूरत है और इतना गर्म मौसम है ओमान का, जी हाँ। और बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं प्लेयर वहाँ, इतना आसान नहीं है बोल देना कि बैकफुट पे जाके छक्के मारो या खड़े होकर छक्के मारो, ये बिल्कुल आसान नहीं है। दो चीजें वो बहुत ट्राई कर रहे थे, एक बॉल को बहुत ज्यादा, एक तो वो तेज डालते ही जी है, हाँ। अमूमन तेज डालते हैं और खिंची हुई डाल रहे थे, और या तो वो सीधा यॉर्कर मारने की कोशिश जी कर रहे थे, जैसे हमने देखा भी ब्लॉक होल बॉलर सीधा ब्लॉक होल पर गई है पैरों के बीच, वो एकदम यॉर्कर लाइन पर जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन ब्लॉक होल कहेंगे तो और जी बेहतर होगा। ये दो बॉलें उन्होंने बहुत अच्छी तरह डाली है, वर्क अमूमन उनसे कभी कभार, उनसे नहीं हर बॉलर से हो जाती जी है, हाँ। यॉर्कर या ब्लॉक होल पर जब आप डालते फुल हैं टॉस पड़ जाती है। फुल टॉस पड़ जाती है, लेकिन आज बिल्कुल डिसिप्लिन थे वो, और सारी जो बॉलें हैं वो जहां वो चाहते थे वहीं वो डली हैं, उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया। साथ ही गुलशन झा ने भी आज काफी अच्छी, फिर से आज जी अच्छी बॉलिंग कराई। संदीप कम से कम उन्होंने एक काम किया गुलशन झा ने, विकेट उन्होंने लास्ट में एक निकाला, लेकिन एक काम अच्छा किया कि उन्होंने शुरू के 3 ओवर में रन्स नहीं किए। जी हाँ, जी हाँ। रन्स रोक के रखे, 140 के डिफेंड में आपको रन ही तो कंट्रोल करना है, लेकिन उन्होंने रन्स नहीं किए अपने स्पेल में, वहां पर उनकी तारीफ बनेगी। एंड एक चीज और मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, शायद ही उनके बारे में कोई बात कर रहा होगा, मुझे लगता है पता नहीं कितने लोग बात कर रहे होंगे, बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट और शायद वन ऑफ द क्रूशियल विकेट उन्होंने लिया है अलीशा शनाकू के बाद, और वो थे एंड वासिल हमीद का विकेट जो संदीप लामी चला गया। बहुत अंडररेटेड विकेट है वासिल हमीद, एक्सपीरियंस है वासिल हमीद ने कई ऐसे मैचेस जिताए हैं, यूएई को ऐसे मैचेस उन्होंने कई जिताए हैं वासिल हमीद ने, ओडीआई में, टी20 में, वो अगर होते डेथ तक होते तो डेफिनेटली शायद यूएई ये मैच जीत सकता था उनके एक्सपीरियंस के दम पर। बहुत बड़ा विकेट संदीप गामिशा ने लिया, उनको भी क्रेडिट देना पड़ेगा, डेली क्रिकेट को कोई देना दे, कोई इनके बारे में बात करे ना करे। बिल्कुल सही कहा है आपने, एक्सपीरियंस प्लेयर को अगर आप आउट करते हैं, जो कि काफी मैचेस खेल चुके हैं, काफी उन्हें मालूम है टी20 क्रिकेट के बारे में, और ऐसे टाइप के प्रेशर भी वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही, तो जरूर है, बहुत बहुत अच्छा किया संदीप ने कि उन्हें वहां पर एग्जैक्ट मोमेंट पर जो बोल्ड मारा, बिल बहुत जबरदस्त रहा, और सारे बॉलर्स की मेहनत और डिसिप्लिन बॉलिंग से दीपेंद्र की आउटस्टैंडिंग मेहनत, संदीप का बोल्ड, ओवरऑल बॉलिंग यूनिट ने वापस से नेपाल की जीत में और रोहित की कप्तानी में एक और चांद लगा। बिल्कुल सही कहा आपने, जो बॉलिंग रोटेशंस वगैरह रहे वो भी काफी अच्छे हैं। जी हाँ, डेफिनेटली अगर ये टीम यूएई जीत जाए, नेपाल जीत जाती, तो हम कहते शायद बॉलिंग रोटेशन बेटर नहीं रहा, क्या आप हार गए, लेकिन नहीं, बॉलिंग रोटेशन उनका बहुत बेहतर था। इस तरह के क्रंच मैचों में मैच इधर या उधर हो सकता है, लेकिन इसके लिए आप कप्तानी जो उन्होंने बॉलिंग रोटेशन रखी है वो काफी बेहतर रहा है। विकेट्स के लिए वो गए हैं, डिफेंसिव कप्तानी नहीं मिली, एक वक्त पर 70-75 पे एक विकेट था, 80 पे एक विकेट थी यूएई, उसके बावजूद उनकी कप्तानी में उतनी डिफेंसिवनेस हमें देखने को नहीं मिली, वो फिर भी विकेट के लिए ही जा रहे थे बजाय रन रोकने के, कि रन रोको, ये इसे डिफेंसिव कप्तानी कहते हैं, ये इसके लिए वो कहीं ना कहीं नहीं, ये अच्छा उनका पॉइंट ऑफ रहा। और सोनपाल कामी का भी हमें नहीं भूलना है, उन्होंने भी बहुत बड़ा विकेट निकाला मोहम्मद वसीम का, सीधा कैच था कुशल गुर्तेल को, और वहां प्रेशर बन गया। 2 ही खिलाड़ी होते हैं उनके पास, एक को आउट कर दिया, एक पे प्रेशर आ गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा। तो बॉलर्स ने वापस से, अगर आप कहेंगे इस मैच को जिताने में पूरा कामयाबी हासिल किया। बल्लेबाजी इस पूरे टूर्नामेंट में ही नेपाल की अच्छी खासी नहीं रही है, पहले मैच में कुवैत के खिलाफ 144 टीम जोड़ पाई, आज भी 140 जोड़ पाई। बल्लेबाजी में अगर आप देखें 10 में से आप 5-6 मार्क्स दे सकते हैं टीम को, लेकिन बॉलिंग यूनिट ने इस पूरे एशिया कप क्वालीफायर में अभी तक डेफिनेटली आपने 10 में से 8.5, 9, 9.5 बिल्कुल आप दे सकते हैं, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस अब तक कर दिखाया है। तो वेल डन और कांग्रेचुलेशंस टीम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट जीत है टी20 वर्ल्ड कप में क्वालीफाई करने के लिए। समझ लीजिए आपने बहुत बड़ा पैर आगे बढ़ा दिया है। जी हाँ बिल्कुल, शायद एक और बड़ी जीत चाहिए होगी आपको और आप सीधा वर्ल्ड कप में अनऑफिशियली सही लेकिन पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी जीत आई है और यूएई के लिए डेफिनेटली सोचना पड़ेगा, उन्हें बहुत सारी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी। कल ही उनका वापस ओमान से मैच है, आसान नहीं होगा। ओमान की बॉलिंग जो है वो अच्छी टच में है, बल्लेबाजी के टच में नहीं है लेकिन बॉलिंग अच्छे टच में है। एक अच्छा मैच देखने को, और कल यूएई कल अगर हार जाती है यूएई तो उनके लिए फिर रास्ते थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जुड़े रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। हमारे एस्ट्रोनेट फेसबुक पेज को आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर हमारा फेसबुक पेज फॉलो करिए एस्ट्रोनेट क्रिकेट का, उसके बाद डेली क्रिकेट फेसबुक पेज पे जाकर फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट लगातार डेली क्रिकेट चैनल के साथ बनाए।